हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स। आज की हमारी क्लास बेहद ख़ास होने वाली है। एसएसटी की ज्योग्राफी की काफ़ी अच्छी क्लास है। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इस क्लास से। क्लास को देखना, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्लास को देखना, आपको सभी अच्छे से याद हो जाएगा। आज क्या होने वाला है उससे पहले जो कल हुआ था, कल हमारी क्लास में क्या हुआ था, कल हमने जाना था अमेजन बेसिन के बारे में। ये है क्या? जो हमारी पृथ्वी है, जो उसकी भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर है, उसके आसपास का भाग, जो वहाँ पर निवास है, वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, वहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। हमने वो कल कर लिया है और आज हम करने वाले हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इसके बारे में। यानी कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वहाँ पर जीवन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, पेड़ पौधे वहाँ पर कैसे हैं, वनस्पति कैसी है, जीव जंतु कैसे हैं। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आज हम कवर कर लेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं। याद करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्लास को देखना है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर भारत में कौन सा बेसिन बनाती हैं? सबसे पहले बेसिन क्या होता है ये जान लो। बेसिन, आपके घर में वॉश बेसिन होगा, है ना? वह क्या काम करता है? जो जल आता है ऊपर से, वह गड्ढानुमा आकृति जल को उसमें भरने का काम करती है। अगर वॉश बेसिन को नीचे से बंद कर दिया जाए तो वह एक कटोरे की तरह भर जाएगा। तो बेसिन भी यही काम करता है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं उनका बेसिन, यानी कि जहाँ पर उसका जल इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं, ये बेसिन बोलते हैं उसको। ठीक है। और नदी का मुहाना क्या होता है ये भी आप देख लो। जहाँ पर नदी किसी दूसरी नदी में मिलती है, यानी कि उसका मुँह होता है, वहाँ पर जाकर वह समाप्त ही हो जाती है, तो उसको बोलते हैं नदी का मुहाना। ठीक है, बेसिन और मुहाना दोनों बातें आपने जान ली। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य उत्तरी अक्षांश में स्थित है। समझ गए क्या कहना चाह रहा है कवि? कि जो भूमध्य रेखा है उससे जब हम उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे तो 10 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के बीच यह स्थित है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी नसीहत देना चाहता हूँ कि एक हमारी वीडियो है जिसमें ये बताया गया है कि ग्लोब किस प्रकार से उसको जांचते हैं हम, या अक्षांश और देशांतर क्या है। खैर, हमारी वीडियो भी छोड़िए, आप यूट्यूब पर कोई भी क्लास कर लीजिए जिसमें जो आपको अच्छी सी लगे, जिसमें अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया गया हो। इस प्रकार से लेटी हुई रेखाएं होती हैं, यानी कि लैटिट्यूड इनको बोलते हैं। तो आप एक बार ये कंसेप्ट कवर कर लें, आपको पूरी ज्योग्राफी ये काम आने वाला है। और अगर आपने यही नहीं किया तो आप भटकते ही रहेंगे। तो आपको इस क्लास के बाद क्या करना है, एक बार ये समझना है, कुछ 4 5 10 मिनट की एक वीडियो देख लीजिए जिसमें आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में, यानी कि लैटिट्यूड्स के बारे में आपको जानकारी हो जाए। ग्लोब को समझ लीजिए, उसके बाद पूरी ज्योग्राफी, पूरी एसएसटी आपको आसान लगने लग जाएगी। तो वहाँ से आप जान जाएंगे कि 10 डिग्री से 30 डिग्री कौन सा एरिया होता है ना? और जो भारत है उसके मध्य से गुजरती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री से। ये सब बातें आपकी वहीं से क्लियर हो जाएंगी। तो इस क्लास के बाद आप वो क्लास देखने वाले हैं, लेकिन तब तक फ्री माइंड रख के आप ये क्लास देखें। ठीक है। और इसमें क्या कहता है कि घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये सारी नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं, यानी कि इन सब का जल भी इस बेसिन में आता है। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषताएं क्या क्या हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, मैदान हैं, पर्वत हैं, हिमालय के गिरिपद और सुंदरबन का डेल्टा, ये सभी यहाँ की खास बातें हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन ये इंडिया में ही है ना? गंगा हमारी नदी है, ब्रह्मपुत्र भी है। तो भारत में आपको मैदान देखने को मिल जाएंगे, है ना? हरियाणा, पंजाब, यूपी, ये एमपी सारा एरिया मैदान का है। और पर्वत, पर्वत ऊपर वाले भाग में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इस वाले भाग में पर्वत हैं। और हिमालय के गिरिपद किसको बोलते हैं? जो जहाँ से हिमालय स्टार्ट होते हैं उन्हीं को बोलते हैं ना गिरिपद। गिरि पर्वत और पद हो गए हमारे पाँव, यानी कि जो उसके जहाँ से स्टार्ट होते हैं। तथा सुंदरबन का डेल्टा जो हमारे ईस्ट में पश्चिम बंगाल है और जो बंगाल की खाड़ी इस प्रकार से बनती है। तो यहाँ पर एक डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, और यहाँ की वनस्पति भी अलग होती है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ऐसे वृक्ष हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और इनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं।
ठीक है। और क्या क्या खूबियाँ हैं, चाप झीलें हैं और मानसून, मानसून भी यहाँ की खूबी है। ठीक है। धान मुख्य फसल है, गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, ये सब यहाँ की मुख्य फसलें हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, कुछ फसलें दे दी जाएंगी और कुछ पर्वत मैदान इनमें से दे दिया जाएगा। पूछेगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र की विशेषताओं में शामिल है, तो ये शामिल हैं चीज़ें। और एक ऐसा ऑप्शन मिल जाए क्या पता आपको, जो अमेजन से दे दिया गया हो, है ना, घने वन इस प्रकार से दे दिया गया हो, तो वो नहीं होगा, वो भूमध्य के आसपास है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन में चीज़ें दी जाएंगी। तो गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं, जिनसे हम धन कमा सकते हैं। क्योंकि जो गेहूं की फसल है वह तो खाने में प्रयोग होती है, लेकिन इतना सारा गन्ना नहीं खा सकते, तो उसको बेचते हैं तो धन भी आता है। पश्चिम बंगाल और असम की चाय, ये 2 चीज़ें हो गई। पश्चिम पश्चिम बंगाल का सुंदरबन का डेल्टा हो गया, और असम की चाय भी तो मशहूर है ना। तो ये भारत की खूबियाँ कह लीजिए इनको, या यूँ कह लीजिए कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है ये उसकी खूबियाँ हैं। बिहार और असम सिल्क के कीड़े का संवर्धन होता है कहाँ पे, असम में। और ढलानों पर वेदिकाओं की फसल यहाँ की खूबियाँ हैं। अगर ऐसा आपको कहीं पर ऑप्शनों में दिखे या मेन क्वेश्चन ही आ जाए कि वेदिकाओं की फसल के बारे में बताएं, तो आप तो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि वेदिका क्या होती है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन डाल दिया गया है, वेदिका क्या है, वेदिका कृषि क्या है। देखिए जो राइट साइड में सुंदर सी पिक्चर लगी हुई है, यही वेदिका कृषि है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है ना। यहाँ पर अगर आपको ज़िंदगी में कभी जाने का मौका मिले, जब आप थोड़े सेटल हो जाए, तो ज़रूर घूम कर आएँ। ये है क्या, पहाड़ों पर जो भूमि है उसको समतल करके वहाँ पर कृषि की जाती है, ताकि जल ढलान से अपर्दन न हो। इस प्रकार से जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर कुछ एरिया को समतल कर लेते हैं, ताकि अगर सीढ़ीनुमा होगा तो जल बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा, और जो ऊपर की प्यारी प्यारी मिट्टी है जहाँ पर फसल उगती है वो सारी नीचे बह जाएगी, जिससे पैदावार भी कम होगी, और बार बार ऐसा होने से भूमि बंजर हो जाती है। तो इसी कारण वेदिका फार्म या वेदिका कृषि की जाती है। और क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में एक वेदिका का मिल जाता है। इस कारण से अगर आपको इसका पता ही नहीं है तो आप डाउट में आ जाएंगे, लेकिन वेदिका का अगर आपको पता है तो आप इसको कर देंगे। और जो वेदिका शब्द है, अगर आप इसको कभी भूल जाएं तो ऐसा न हो, इसके लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। जिस प्रकार हमारे वेद हैं, वेद पुराण हैं, अगर उनको कोई इंसान पढ़ लेता है तो वह स्थिर रहता है ना, वो समतल रहता है, उसके विचार यहाँ वहाँ नीचे नहीं गिरते। उसी प्रकार वेदिका कृषि क्या है कि भूमि को समतल करना, ताकि मिट्टी नीचे न जाए, मिट्टी नीचे न गिरे। इस प्रकार से आप इसको वेदिका से जोड़ सकते हैं कि ये वहाँ, और वेद हैं जो वो हिमालय की साइड में ही जाकर लोग पढ़ते हैं, ऋषि मुनि भी वहीं रहते हैं, और शांति के लिए ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको पहाड़ों से और समतल से जोड़ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा ही आ गया। इसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की वनस्पति कैसी है, अभी जानिए। काफ़ी अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, और क्लास बनाते हुए, पीडीएफ बनाते हुए काफ़ी टाइम लगाते हैं, उसमें पिक्चर्स ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर सुंदर सुंदर 3 पिक्चर ऐड की गई हैं, क्योंकि हमारा दिमाग पिक्चर्स को जल्दी समझता है टेक्स्ट की बजाय। तो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की वनस्पति कैसी है। देखिए वनस्पति किसको बोलते हैं, वनस्पति होती है हमारे पेड़ पौधे, इसमें सारी चीज़ें आती हैं, पेड़ पौधे, घास, जड़ी बूटियाँ सभी आ जाती हैं, इसको वनस्पति बोल देते हैं। देखिए सागवान, पीपल, साखू और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, ये हमारे भारत की विशेषता है कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जो सदाबहार वन है वो भूमध्य रेखा के आसपास हैं, 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे तक। इसके बाद जो भारत का एरिया है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। पर्णपाती को मौसमी बोल देते हैं, जो जिनमें एक निश्चित समय में पतझड़ आता है। तो इस प्रकार की वनस्पति है हमारे यहाँ पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र के मैदान में बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। काफ़ी अच्छी बात है, ये भी हमने जान ली। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। डेल्टा कौन सा, सुंदरवन का डेल्टा, ये वाला। देखिए इन वनों की क्या क्या खूबी है कि इनकी जो जड़ें हैं वो इतनी अधिक गहरी होती हैं पानी में, कि ये नमक वाले पानी में भी आराम से अपने आप को रख सकते हैं। और इससे पहले जो हमने जाना कि ऐसे वन हैं जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं, जिनका एक निश्चित समय में पतझड़ होता है,
और जो हमने बात की भूमध्य रेखा के आसपास जो वन है उनका पतझड़ नहीं होता, क्योंकि वो इतने घने होते हैं कि वो सदाबहार रहते हैं। इसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल में जलवायु ऐसी है कि वहाँ पर चीड़, देवदार और फर, शंकुधारी वन, ऐसे ऐसे वन जो आपने खासकर मूवीज में देखे होंगे या हिमालय साइड में जो हैं, तो ये तीनों वनस्पति गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषताएं हैं और इसकी शोभा बढ़ाती हैं। इसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जीव जानवर कैसे हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। प्यारी प्यारी पिक्चर्स लगा रखी हैं, हाथी और उसका बच्चा साथ में है। ये यहाँ पर एक फ़िश है, एक तो क्या 4-5 फिश हैं लेकिन एक टाइप की हैं। और यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय क्या जीव या राष्ट्रीय जीव है, जो एनिमल है जो वो बाघ है, वो लगा रखा है। देखिए हाथी, बाघ, हिरन। ब्रह्मपुत्र मैदान में एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है। ये ऑप्शन में आ सकता है, ये पूछ लेगा आपको कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ की खूबी है, तो ये हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान की ही खूबी है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, अवन, घड़ियाल, इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जो हमारा टाइगर है बंगाल टाइगर, इसको बंगाल टाइगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह पश्चिम बंगाल साइड में अधिक है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी प्रचुर जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा मछलियाँ पाई जाती हैं। ये तीनों नाम इम्पोर्टेंट हैं, रोहू, कतला और हिल्सा, ये मछलियों के उदाहरण हैं। ये देखिए ये जो मछली है ये हिल्सा मछली है। इस प्रकार की, हमें तो सारी मछलियाँ एक जैसी ही लगती हैं भाई, लेकिन इनमें भी प्रजातियाँ होती हैं अलग अलग। बल्कि हमने तो रियलिटी में मछली शायद देखी भी ना हो, है ना। हाँ देखी तो है, पानी के अंदर भी देखी हैं, छोटी छोटी मछलियाँ देखी हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मछलियाँ भी होती हैं। क्योंकि जो हमारा एरिया है, मैं हरियाणा से हूँ, आप भी हरियाणा से ही होंगे या आसपास से होंगे, तो हमारे जो आसपास इलाका है उसमें कहीं भी समुंदर से हम अटैच नहीं हैं। लेकिन जो साउथ का इलाका है, गुजरात के बाद जो एरिया स्टार्ट होता है, वहाँ पर समुंदर लगता है और वहाँ पर इसका काफ़ी कारोबार होता है। अगर आपने कोई साउथ की मूवी देखी है तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि समुद्र के किनारे जो मछलियाँ बेचते हुए दिखाई देते हैं ना, तो यहाँ का यह मुख्य आय का साधन भी होता है। चावल और मछलियाँ आहार में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, यही इसका कारण है। इसके बाद सूसू डॉल्फिन क्या है, इसके बारे में बताएं। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के एलवण जल में जल की शुद्धता का प्रतीक होती है, सूसू डॉल्फिन। और यह ऐसी डॉल्फिन है कि अगर जल में नमक है या वो शुद्ध नहीं है तो यह वहाँ पर नहीं रह पाएगी, यह वहाँ से तो निकल जाएगी, अगर निकल नहीं पाएगी तो यह दुनिया से निकल जाएगी। सूसू डॉल्फिन की पहचान यही है कि यह जल की शुद्धता का प्रतीक होती है, बस नाम ही इसका सूसू है, बाकी तो यह शुद्ध है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मैदानी भाग और यातायात के बारे में बताएं। देखिए हमने कई चीज़ें जान ली, स्टार्टिंग में वनस्पति जान लिया, उसके बाद जीव जंतु जान लिए, अब यहाँ के मैदानी भाग और यातायात के बारे में जान लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी भागों में बड़े शहर और कस्बे हैं। इसके बाद इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहर हैं, बहुत बड़े बड़े शहर हैं, जिसके कारण प्रदूषण भी बढ़ जाता है नदियों में, है ना। उसका जो गंदा पानी है वो नदियों में छोड़ देते हैं और पॉलीथीन वगैरह, गंदगी वगैरह बहुत बड़ी मात्रा में नदियों में आ जाती है। जिस प्रकार अभी लॉकडाउन के टाइम पे किस प्रकार से नदियाँ बिल्कुल साफ़ हो गई थी, क्योंकि उनमें कचरा नहीं आ रहा था, क्योंकि सारे काम लगभग बंद ही हो गए थे, फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद ही हो गई थी और लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तो गंदगी भी नहीं फैला रहे थे। और अब दोबारा से सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। बेसिन में यातायात का स्वीकृत एक्सेप्टेड तंत्र उपलब्ध है, चारों मार्ग सुविकसित हैं। 4 मार्ग कौन कौन से हैं देख लीजिए, वायु मार्ग, ये कौन सा हो गया फिर, रोड मार्ग, सड़क मार्ग, बिल्कुल, ये रेल मार्ग और ये फिर जल मार्ग, चारों मार्ग सुविकसित हैं, स्वीकृत हैं। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर महत्वपूर्ण पतन है, पतन यानी कि पोर्ट है, कोलकाता हुगली नदी, ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आज के हमारे क्वेश्चन होते हैं ओवर, क्लास होती है कंप्लीट। आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, कौन सी डॉल्फिन जल की शुद्धता का प्रतीक है, ये आप इसका जवाब बता देंगे। और आज की हमारी प्यारी सी छोटी सी क्लास हमने कर ली है। क्वेश्चन 2 बार आ गया क्या, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, और आप बता देंगे इसका आंसर। और अगर आपको आज क्लास में मज़ा आया, देखिए स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आप कुछ भी याद करने के लिए आज नहीं आए हैं, आप सिर्फ क्लास को देखने, एंजॉय करने आए हैं, और आपने यहाँ से कई सारी बातें जान ली है ना। हमने साथ में जिक्र कर लिया अमेजोन बेसिन का भी,
और जो क्लास मैंने आपको सुजेस्ट की थी वो आप आज देख कर आएंगे, कौन सी, अक्षांश वाली यानी कि लैटिट्यूड वाली आप देखेंगे। उसके बाद आपके सारे कंसेप्ट ज्योग्राफी के क्लियर हो जाएंगे। और द टीचर्स लगातार आपके लिए कार्य कर रहा है, आपके लिए प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी क्लासें हर रोज़ आ रही हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर कई सारे लोग नहीं जुड़ पाते हैं, हर रोज़ के दो तीन कमेंट आ ही जाते हैं कि सर टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा है, कैसे ज्वाइन करें। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ही होता है। आप जैसे ही वीडियो प्ले करते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आप देख लिया करें, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाएंगे और डायरेक्ट आप ग्रुप के अंदर पहुँच जाएंगे। बल्कि वो चैनल है, क्या फ़र्क होता है ग्रुप और चैनल में? ग्रुप में कोई भी मैसेज भेज सकता है मेंबर, जिससे डिस्टर्बेंस होती है, बच्चों को डाउट्स वहीं पूछने लगते हैं, जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन जो चैनल है वहाँ पर सिर्फ एडमिन ही मैसेज भेज सकता है और वहाँ पर आपको अच्छा डेटा मिलता है। सारी पीडीएफ आपको वहीं मिलते हैं, जिस प्रकार इस क्लास की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी। और हर रात 9 बजे आपके एग्ज़ाम के जितने सब्जेक्ट हैं उनमें से सभी सब्जेक्ट से कुल 10 क्वेश्चन हम पूछते हैं रात 9 बजे। और ये 10 क्वेश्चन के जवाब साथ साथ आप लोग दे रहे हैं, जिससे आपको आपका लेवल पता चल रहा है और दूसरे बच्चे भी साथ साथ में जवाब दे रहे हैं। और इनका निदान यानी कि इनका सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ में मिल ही जाता है वहीं पर, जिससे बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप भी इसको ज़रूर ज्वाइन करें, आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि सारा दिन पढ़कर शाम को एक हल्का फुल्का अच्छा सा टेस्ट हो जाता है तो आपको भी अच्छा लगता है। और ये लाइफ है। हमने आज सुबह कोट्स डाला था कि जितने कदम चलकर हम वापस जाएंगे, क्या पता उतने कदम आगे चलकर हमारी मंजिल हमारा वेट कर रही हो, हम उस तक पहुंच जाएं। तो मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा, आप अपना हौसला बनाए रखें, क्योंकि समस्याएं सभी के साथ हैं। लेकिन आप यहाँ तक आ गए हैं, आपको जीवन का एक मकसद दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ से पीछे हट गए तो दोबारा उसी लाइफ में पहुँच जाओगे जहाँ पर आप जाना नहीं चाहते। और सभी एज ग्रुप के लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो 30+ हैं उनको लाइफ का काफ़ी अनुभव हो चुका है, वे वैल्यू जान चुके हैं गवर्नमेंट जॉब की। और ऐसे भी हैं जो 18-20 साल के लोग भी हैं, क्योंकि वो अगर इसी एज में तैयारी करने लग गए हैं अभी, तो बढ़िया है, आपके कई साल बच जाएंगे। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है, चाहे आप जिस भी स्थान से, जिस भी एज ग्रुप से हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द टीचर्स हमेशा आपके साथ है। आप अपने जो डेली आपकी ड्यूटीज़ हैं वो भी कीजिए और आप चैनल पर भी आएँ और क्लासेस देखें। कोई भी आपको डाउट लगता है तो टेलीग्राम ग्रुप में हमारे कॉन्टैक्ट्स भी हैं, इंस्टाग्राम भी आपको दे रखा है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स भी हमेशा रहता है, टेलीग्राम पर भी आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।